हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। ये हमारी एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको हम लोग चार्ज कर देंगे। तो जब एक कंडक्टिंग स्फीयर को आपने चार्ज किया हुआ है तो उसके चार्ज जो है वो पूरे आउटर सरफेस पे चले जाएंगे, यानी कि एक छोटे से स्किन में आ जाएंगे कि आउटर सरफेस यानी कि एक स्किन, थिन स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो पूरे एक थिन स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गए? ताकि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो बनाने के लिए ये चार्जेस क्या जाएंगे, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी ये सिर्फ इस चार्ज लेयर के ऊपर रहेगी या तो बाहर रहेगी। तो ये देखिए, ये इसके लाइंस ऑफ फोर्स है और ये परपेंडिकुलर रहेंगे इस चार्ज बॉडी को। तो इसके लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेंगे ये इस चार्ज बॉडी को बराबर से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये मैं यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स बना रहा हूँ और ये बराबर से इसको परपेंडिकुलर रहेंगे। अब ये देखिए लाइंस ऑफ फोर्स है और ये इस तरह से बराबर से इस चार्ज बॉडी को परपेंडिकुलर रहेंगे। और हमको क्या करना है, इस डेरिवेशन के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बाहर। तो बाहर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी वो हमको निकालनी है। जिस पॉइंट पे हम लोग निकालने वाले हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो मान लो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। और ये गॉसियन सरफेस में कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस गॉसियन सरफेस को हमने यहाँ पर एक स्पीयर बनाया हुआ है। हमने यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस को स्पीयर इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि गॉस लॉ एक्चुअली कोई भी सरफेस के लिए होता है, लेकिन अगर आप एक स्पीयर बना रहे हो तो स्पीयर के ऊपर सब जगह ई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर आपने एक स्पीयर बनाया हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इस स्पीयर के ऊपर सब जगह सेम रहेगी, क्योंकि चार स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो स्पेरिकली सिमेट्रिक रहती है। तो चार स्पीयर की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो वो स्पेरिकली सिमेट्रिक है, तो सब जगह पे यहाँ पर ई की वैल्यू सेम रहेगी। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आप गॉसियन सरफेस बना रहे हो तो इस तरह से गॉसियन सरफेस लो कि सब जगह ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है गॉस लॉ की। अब देखिए, गॉस लॉ बेसिकली यूज होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और चार्जेस विच आर मूविंग। लेकिन कोलम्स लॉ जो रहेगा वो स्ट्रिक्टली यूज होगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली इफ द चार्जेस आर एट रेस्ट। और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो मान लो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहनी चाहिए गॉसियन सरफेस पे। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस, यानी कि ये total number of lines of force passing through the closed Gaussian surface is equal to whatever is the charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो Q input क्या है, ये चार्ज enclosed है by the Gaussian surface divided by epsilon naught। ये फॉर्मूला है फॉर टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले ये हम लोग इसके इंटीग्रांड को इवालेट करेंगे, मतलब इंटीग्रल के अंदर जो टर्म है उसको इवालेट करेंगे। एक छोटा सा पार्ट लेंगे, वहाँ उस पार्ट के एरिया को हम बोलेंगे डी ए। तो इसके अंदर जो लाइंस पास हो रहे हैं, मतलब ये डी ए के थ्रू जो लाइंस पास हो रहे हैं उसका फॉर्मूला रहेगा ई बार इंटू डी ए बार। लेकिन पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू जो लाइन पास हो रहे हैं उसके लिए आपको इसके आगे इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। अब देखिए, इसको ई वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए ये जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, ये देखिए ये ज़ीरो है क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है, ई बार इज पैरेलल टू डी ए।
तो दोनों के बीच में एंगल हमारा 0 है, इसके लिए ये थीटा 0 हो जाएगा। ई और डी ए दोनों एक डायरेक्शन में। तो गॉस लॉ यूज़ करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये गॉसियन सरफेस पे आपकी ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि एंगल बिटवीन ई बार एंड डी ए बार शुड बी 0 और 90 डिग्री। यहाँ दोनों के बीच में एंगल 0 होना चाहिए या तो 90 होना चाहिए। तो उससे क्या जाता है, ये इंटीग्रल हमारा बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो यहाँ पर एंगल 0 है, ये थीटा 0 है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, अभी ये इंटीग्रल देखिए, यहाँ पर ई इंटू डी ए बचेगा। ई इंटू डी ए क्या है, कितने लाइंस पास होते हैं ये छोटे सरफेस में, और इंटीग्रल डालेंगे तो ये पूरे गॉसियन सरफेस पे। तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज रहेगा डिवाइड करना है आपको एप्सिलॉन नॉट से। देखिए ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसका मतलब ई सब जगह सेम रहेगा। तो हम ई को बाहर फेंकेंगे और आप देखिए इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। इंटीग्रल डी ए मतलब क्या रहेगा, ये पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया है, फुल गॉसियन सरफेस का एरिया है। तो फुल गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया जो रहेगा वो 4 पाई आर स्क्वायर है, वो 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो ये यहाँ पर हम डालेंगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज क्यू इनपुट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर जो ये जो है सेंटर ऑफ द स्फीयर से लेके, ये जो सेंटर ऑफ द स्फीयर से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर बोलेंगे। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, बाहर जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करनी है, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से वो रहेगी whatever the total charge is there on the conducting sphere divided by 4 pi epsilon naught r square। और ये फॉर्मूला देखिए, ये बता रहा है कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन रहेगा। अब आगे की तरफ जाते हैं, दैट इज नेक्स्ट डेरिवेशन। ये देखिए ये वाला डेरिवेशन क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आउटसाइड एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट बनाएंगे। तो ये इनफाइनाइट रहेगी और इस इनफाइनाइट है और ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब मान लो ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटिंग शीट है। तो इसका ये बेनिफिट रहता है कि अगर आप इसको एक साइड में चार्ज डालोगे तो वो उसी साइड पे ही रहेगा। तो अगर आप चार्ज को स्प्रे कर रहे हो या चार्ज इसके ऊपर पेंट कर रहे हो तो सिर्फ ये एक ही साइड पे चार्ज रहेगा, दोनों साइड नहीं जाएगा, फ्रंट और बैक। तो इस तरह से ये एक ही साइड पे आप चार्ज को रख सकते हो। और देखिए ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसकी वजह से आप चार्जेस को एक साइड रख सकते हो। और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होने की वजह से क्या हो जाएगी कि इसके लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स दोनों तरफ जाएंगे और ये पैरेलल रहेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म, यानी कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी, कहीं पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो ये यूनिफॉर्म है, मतलब ये लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पैरेलल रहेंगे। तो इस तरह से ये जो लाइंस ऑफ फोर्स आप बना रहे हो ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऑर्थोगोनल होना चाहिए, मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से इसके पैरेलल रहेंगे। ये इस तरह से इसके लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पैरेलल रहेंगे। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये जो नॉन कंडक्टिंग शीट है। और अब क्या करेंगे, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है हमको गॉसियन सरफेस बनाना है। और हम गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाएंगे कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, ये देखिए ये गॉसियन सरफेस जो हमने चूज़ किया हुआ है, यानी कि ये एक जो गॉसियन सरफेस हमने लिया हुआ है इसके लिए, तो ये देखिए ये इसको कहते हैं गॉसियन पील बॉक्स, मतलब एक सिलेंडर है, छोटा वाला सिलेंडर हमने बनाया हुआ है और इसको कहेंगे गॉसियन पील बॉक्स। तो ये एक सिलेंडर है, इसके पास ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये कर्व पार्ट है। मतलब ये फ्रंट पार्ट जो है इसका देखिए, ये फ्रंट पार्ट है इसका फ्लैट है और ये परफेक्ट एक सर्कल बना हुआ है, और बैक पार्ट भी इसका एक सर्कल है, और ऊपर से इसके पास एक कर्व पार्ट रहेगा, यानी कि ये एक गॉसियन पील बॉक्स कहा जाएगा, यानी कि छोटा सा सिलेंडर है जो इसको पायरिस कर रहा है। आप देखिए इसके लाइन जो रहेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स आप देखेंगे तो ये सिर्फ फ्रंट पार्ट
यानी कि जो फ्रंट पार्ट आप देख रहे हो, फ्रंट फ्लैट पार्ट, इसके थ्रू पास हो रहा है। साथ में ये बैक पार्ट के थ्रू भी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है। ये देखिए, ये बैक पार्ट के थ्रू भी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, लेकिन कर्व पार्ट के थ्रू कुछ भी लाइंस पास नहीं हो रहे। तो सिर्फ ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के थ्रू लाइन पास हो रहा है। तो अगर हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट यूज करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस that is equal to whatever is the charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught, that is q input upon epsilon naught। अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो दो ही जगह से बाहर निकल रही है। एक तो फ्रंट कैप के थ्रू बाहर निकल रही है, ये देखिए, ये फ्रंट कैप के थ्रू लाइन बाहर निकल रही है, और दूसरी जो आपको दिख रही है ये बैक पार्ट के थ्रू लाइन बाहर निकल रही है, ये बैक कैप के थ्रू। ठीक है, ये दोनों जगह से ये लाइन बाहर निकल रही है, और दैट इज इक्वल टू क्यू इनपुट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डी ए वेक्टर बनाएंगे, मतलब एक पॉइंट लेंगे इस कैप के ऊपर, इसको बोलेंगे डी ए वेक्टर। आप देख रहे ई और डी ए जो है वो एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब एंगल जीरो आया हुआ है। तो गॉस लॉ के रिक्वायरमेंट, मतलब गॉस लॉ के इंटीग्रेशन को अगर आप सिंपली एकदम ईजी से सॉल्व करना चाहते हो तो दोनों के बीच में एंगल जीरो होना चाहिए। देखिए, ये छोटा सा पॉइंट है, उसका एरिया को मैं डी ए बोल रहा हूँ। तो आप देखिए, ये डी ए और ई के बीच में एंगल जीरो बना हुआ है, तो ये इंटीग्रल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये लाइंस इधर बैक पार्ट के थ्रू पास हो रहे हैं, फ्रंट पार्ट के थ्रू पास हो रहे हैं। अभी कोई यहाँ पर मैंने डी ए वेक्टर बनाया हुआ है इस पॉइंट पे, तो देखिए एंगल कितनी हो रही है, 90 हो रही है दोनों के बीच में, ई और डी के बीच में। तो यहाँ पे लाइंस कुछ पास नहीं होगी, कर्व पार्ट के थ्रू कुछ लाइन नहीं पास होगा। जो भी हमारी लाइंस पास हो रही है सिर्फ फ्रंट और बैक पार्ट के थ्रू पास हो रहे हैं। तो अब आगे के स्टेप में जब हम जाते हैं तो देखिए, ये फ्रंट कैप मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये फ्रंट कैप के थ्रू कितने लाइंस पास हो रहे हैं। तो देखिए, ये दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा बैक कैप है, that is equal to whatever is the q inside divided by epsilon naught। और ये थीटा यहाँ पर जीरो बन रहा है, बाई थीटा इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर। तो इसके वजह से ये थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हमारा वन बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो आने वाला है ई इंटू डी ए, मतलब ये जो टोटल लाइंस पास हो रहे हैं फ्रंट कैप के ऊपर, यानी कि फ्रंट कैप पे कितने लाइंस पास हो रहे हैं, प्लस इंटीग्रल ई इंटू डी ए, ये कितने लाइंस पास हो रहे हैं बैक कैप में, यानी कि पीछे वाले कैप में कितने लाइंस पास हो रहे हैं जो फ्लैट कैप के अंदर। और ये आप देखिए यहाँ पर ई कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई हमारी सेम है। तो इसके लिए इस ई को जब हम बाहर निकालेंगे, तो ई को जब आप बाहर निकाल रहे हो, इंटीग्रल डी ए रहेगा, ये हमारा फ्रंट कैप रहेगा यानी आगे वाला कैप रहेगा, प्लस ई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल डी ए आएगा, ये बैक कैप रहेगा, और that is equal to whatever is charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। और इंटीग्रल डी ए क्या रहेगा, हमारा एरिया है, एरिया ऑफ द फ्रंट कैप। इंटीग्रल डी ए जो रहेगा वो एरिया ऑफ दिस होल सर्कल है, यानी फ्रंट कैप, इंटू प्लस ई इंटू ए, एरिया ऑफ द बैक सर्कल है, क्यू इनपुट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या रहेगा, ई ए प्लस ई ए हमारा 2 ई ए रहेगा, ये 2 ई ए रहेगा, that is equal to whatever is q inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर रहेगी, बाहर की तरफ जो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, आउटसाइड नॉन चार्ज कंडक्टिंग शीट, वो हमारा रहेगा whatever is q inside the Gaussian surface divided by 2 epsilon naught एरिया। तो ये हमारा फॉर्मूला है q inside, राइट, ये इसकी डेरिवेशन है क्यू इनसाइड अपॉन टू एरिया। अब इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर आप इसको अलग फॉर्म में लिखना चाहते हो तो चार डेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी वॉट एवर इज क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एरिया, और टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ वन साइड, दैट इज A1। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज क्यू ई आउटसाइड। अगर आप फाइनल डेरिवेशन लिखते हो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यू आउटसाइड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। व्हाट इज सिग्मा, दैट इज चार्ज ऑन द वन साइड ऑफ द प्लेट डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट।
is the area of the plate. तो Q is the total charge on the one side of the plate and A1 is the total area of the plate. अब आगे की तरफ जाते हैं, that is next derivation. ये देखिए, derive an expression for electric field intensity outside an infinite charge conducting sheet. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं. तो ये हमारी कंडक्टिंग शीट है और ये इनफाइनाइट है. ठीक है, ये कंडक्टिंग शीट रहेगी और ये इनफाइनाइट है. तो जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं तब ये दोनों साइड चार्ज चली जाती है. तो आप देखिए, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है और आप जब इसको चार्ज दे रहे हो तो ये चार्जेस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, अनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है. अगर आप इसको चार्ज दे रहे हो, ये चार्जेस जो है ये पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में चला जाता है. पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए. और हम लोग थिन शीट ले रहे हैं, इसके लिए जो चार्जेस ऑन दी एज है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे. जैसे कि 1 रुपये का कॉइन है, अगर आपने इसको चार्ज दिया हुआ है तो चार्जेस पूरे 1 रुपये के कॉइन पे फ्रंट और बैक यानी कि दोनों जगह जाएंगे, आगे और पीछे. तो चार्जेस दोनों जगह जाएंगे, दैट इज़ आउटसाइड एंड दी इनसाइड. ये डेरिवेशन सिमिलर है जो प्रीवियस वाला हमने किया था नॉन कंडक्टिंग शीट में. खाली इसमें डिफरेंस यही रहेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस रहेगा, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगी. तो अगर आप कंडक्टर के अंदर जा रहे हो तो अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी. तो इसका बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके देखिए, इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे ये आपको क्या मिलेंगे, यूनिफॉर्म मिलेंगे. तो इस तरह से ये पैरेलल रहेंगे सब जगह. तो लाइंस ऑफ फोर्स आपको पैरेलल मिलेंगे, राइट. अभी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो कितना फोर्स लगेगा वो +1 कूलम के ऊपर. तो क्यू अगर हमको ई मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो करेंगे, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो. तो ये देखिए, ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया हुआ है. ये गॉसियन सरफेस मैंने उसी तरह से एक सिलेंडर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन सिंपल करने के लिए मैंने इसका जो बैक पार्ट है उसको अंदर रखा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. तो इससे क्या होगा, लाइन जो निकलेगी सिर्फ ये फ्रंट कैप के थ्रू निकलेगी, ना ही कर्व पार्ट में निकलेगी ना ही बैक पार्ट में निकलेगी. तो सिर्फ ये फ्रंट पार्ट में निकलेगी. अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस. ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, number of lines passing through the whole Gaussian surface, that is equal to whatever is charge enclosed inside the Gaussian surface divided by epsilon naught. अब ये E इंटू डी ए क्या है, जो लाइन्स पास हो रहे हैं ये देखिए, ये जो एरिया है इसके थ्रू. तो अगर हम जो छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसके एरिया को अगर मैं बोलता हूँ डी ए, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना रहेगा, यहाँ पर देखिए ये 0 रहेगा. तो ये जो छोटा एरिया है इसके थ्रू लाइंस कितने पास हो रहे हैं हमको ये निकालना है, ये फ्रंट कैप के थ्रू. तो जो फ्रंट कैप के थ्रू जो लाइंस निकलेगी वही रहेगी टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग. तो कर्व पार्ट के थ्रू कोई लाइन नहीं पास होगी, बैक पार्ट के थ्रू लाइन नहीं पास होगी. तो लाइन जो पास होने वाले हैं सिर्फ ये फ्रंट फ्लैट कैप के थ्रू पास होने वाले हैं और वही टोटल नंबर ऑफ लाइंस रहेंगे. और ये ई बार इंटू डी ए बार क्या है, जो छोटा एरिया इसके अंदर मैंने लिया हुआ है उसमें कितने लाइंस पास हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू इनपुट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और आप देखिए अभी ई बार और डी ए बार पैरेलल है, लाइक ई बार एंड डी ए बार आपका पैरेलल है. तो इसके बीच में ये अगर हम ये यूज़ करने जाते हैं, अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो ये आपका क्या बनेगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो रहेगी वो 0 आएगी, राइट, क्योंकि ई और डी ए पैरेलल है. तो कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा. तो ये सिर्फ फ्रंट कैप के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, यानी फ्रंट कैप के थ्रू जो लाइंस निकल रही है, फ्रंट कैप के थ्रू जो लाइंस निकल रहे उसका फॉर्मूला आपका लगेगा ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू इनपुट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए, लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पैरेलल है, इसका मतलब ई सेम है सब जगह. तो ई बाहर फेंकेंगे और ये देखिए इंटीग्रल फ्रंट कैप एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ए. इंटीग्रल डी ए मतलब क्या है, एरिया है ऑफ द फ्रंट कैप. इंटीग्रल डी ए मतलब क्या है, इंटीग्रल एरिया है फ्रंट कैप का. तो ई इंटू ए,
तो E out into A is equal to whatever charge inside includes inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो आपका देखिए यहाँ पर जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जस्ट आउटसाइड दी चार्ज कंडक्टर वो रहेगा आपका Q इनपुट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। और ये सिग्मा जो रहेगा आपका रहेगा जो चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एरिया एंड दैट इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टोटल चार्ज था वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसके लिए एक जो फ्रंट पार्ट है उसमें जो चार्ज रहेगा Q/2 है और एरिया जो है हमारे फ्रंट पार्ट का वो हम लोग A1 ले रहे हैं। तो इसके वजह से ये जो डेरिवेशन है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर रहेगी चार्ज कंडक्टर के बाहर या नॉन कंडक्टर के बाहर, चार्ज नॉन कंडक्टर के बाहर दोनों सेम ही रहेगा। तो ये बनेगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये देखिए ये चार डेंसिटी है, तो चार डेंसिटी की वैल्यू देखिए अगर इस डेरिवेशन को आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या रहेगा आपका, बाहर रहेगा आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया वन। एरिया वन जो है ये फ्रंट साइड का टोटल एरिया है और Q हमारा टोटल चार्ज है। अगर प्रीवियस डेरिवेशन में आप जाते हो तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो हमने कंडक्टिंग शीट के लिए निकाला हुआ है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये डेरिवेशन है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये सिग्मा जो रहेगा वो हमारा क्या है, यहाँ पर सिग्मा जो है ये चार्ज है, टोटल चार्ज है डिवाइड बाय दी A1। A1 क्या है आपका फ्रंट एरिया है, टोटल फ्रंट एरिया है तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया वन। तो ये देखिए ये डेरिवेशन और जो आगे वाला डेरिवेशन है ये आपका सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी चार्ज कंडक्टर या तो नॉन चार्ज कंडक्टर ले रहे हो तो दोनों सेम ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आउटसाइड चार्ज इनफाइनाइट फिलामेंट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनफाइनाइट फिलामेंट ले रहे हैं। अब इनफाइनाइट फिलामेंट का मतलब क्या है, एक बहुत ही थिन बॉडी है, मतलब एक कॉटन थ्रेड की तरह बहुत ही थिन का इनफाइनाइट शीट है, सॉरी नॉट अ शीट, इनफाइनाइट फिलामेंट मतलब एक ह्यूमन हेयर की तरह या तो एक कॉटन थ्रेड की तरह जिसको आपने चार्ज किया हुआ। तो उसके पास डायमेंशन क्या रहेगा, सिर्फ एक लेंथ का डायमेंशन रहेगा। चार्ज आपने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ, ये चार सिलेंडर है। तो देखिए इसके लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनते हैं, इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये सब जगह अगर ये इनफाइनाइट है तो देखिए इसकी लाइंस ऑफ फोर्स देखो इस तरह से बनेगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, राइट। अब इसके लिए हमको गॉसियन सरफेस बनाना है, तो इस तरह का गॉसियन सरफेस बनाना है कि उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहनी चाहिए। देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये इनफाइनाइट आपका ये इनफाइनाइटली चार्ज फिलामेंट है, राइट। अब इसके लिए जब हम लोग गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे तो ये गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट होना चाहिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस जो बना रहे हैं वो एक सिलेंडर बना रहे, एक छोटा सिलेंडर बना रहे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि ई की वैल्यू सब जगह ये सेम रहेगी। तो आप देखोगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, ये जो फ्लैट पार्ट है, फ्लैट पार्ट में क्या होगा, एक भी लाइन नहीं पास होगा। जो लाइंस हमारे पास हो रहे हैं वो सिर्फ कर्व पार्ट में पास हो रहे हैं और इस पूरे कर्व पार्ट के ऊपर हमारी ई की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर आप देखिए, अगर आप इधर एक एरिया वेक्टर लेते हो, ये छोटा सा एक सरफेस लेते हो, यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए विल बी वॉट 90 डिग्री, एंगल बिटवीन ई एंड डी एल भी 90 डिग्री। अगर आप बैक सरफेस ले रहे हो यहाँ पर भी एंगल बिटवीन ई एंड डी ए क्या हो जाएगी आपकी 90 हो जाएगी। तो लाइन जो पास हो रहे हैं सिर्फ ये कर्व पार्ट के थ्रू पास हो रहे हैं, लाइन जो है वो सिर्फ कर्व पार्ट के ऊपर पास हो रहे हैं और इस पूरे कर्व के ऊपर, कर्व पार्ट के ऊपर ई की वैल्यू सेम है। तो अब क्या करेंगे, हम छोटा एरिया ले रहे हैं उसको बोलेंगे डी ए और आप देखेंगे ये ई और डी ए के बीच में एंगल कितना रहेगा आपका, 0 रहेगा। अब हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको बता रहा है दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस
डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से निकल रही है? ये सिर्फ कर्व पार्ट से बाहर निकल रहे, तो ये सिर्फ कर्व पार्ट से बाहर निकल रहे। और आप देखिए ये बनेगा हमारा ई इंटू that is dA, that is equal to charge inside divided by epsilon naught। अब देखो ई बार डॉट डी ए बार मतलब इस इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रांड है वो आपको बता रहा है कितने लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगे छोटे पार्ट में से। लेकिन आप इसके आगे आप इंटीग्रल लगाओगे तो ये बता रहा है कितने लाइंस निकल रहे हो पूरे कर्व सरफेस के ऊपर। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो इस कर्व पार्ट के अंदर जो इंटीग्रल है, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो ये बनेगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, राइट। और थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी बिकॉज ई बार इज पैरेलल टू डी ए बार। जब थीटा 0 हो जाएगा कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा, ई की वैल्यू सेम रहेगी तो ई आपका बाहर निकलेगा। अब इंटीग्रल डी ए, अब आप क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इंटीग्रल डी ए निकालना है कि ये जो कर्व पार्ट है उसका पूरा आपको एरिया निकालना है। ये देखिए ये जो कर्व पार्ट का स्फीयर है, ये देखिए ये कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पर ये आर के डिस्टेंस पे, ठीक है, ये स्मॉल आर के डिस्टेंस पे। तो कर्व पार्ट का एरिया जो रहेगा 2 पाई आर इंटू हाइट बनेगा। ये जो इसकी हाइट है ये यहाँ पर, ये सरकमफ्रेंस इंटू हाइट ये बनेगा आउटर कर्व पार्ट ऑफ द एरिया। तो जो कर्व पार्ट है उसका एरिया जो बनेगा सरफेस एरिया वो रहेगा 2 पाई आर इंटू हाइट। तो ये रहेगा 2 पाई आर इंटू हाइट दैट इज क्यू इनपुट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे क्या हो जाएगा, जब हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने जा रहे हैं तो ये देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, whatever is charge inside that curve part divided by 2 epsilon naught by 2 pi epsilon naught RH। और ये जो है कि ये चार सिलेंडर के पास डायमेंशन सिर्फ हमारी लेंथ की है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, वट एवर इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय दिस हाइट। और दैट इज ऑल्सो अगर ये इनफाइनाइट अगर ये लॉन्ग फिलामेंट है, लॉन्ग चार्ज फिलामेंट है तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। तो ये इसको हम लैम्बडा के टर्म में लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर रहेगी वो रहेगी लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी आउटसाइड इनफाइनाइट चार्ज फिलामेंट। I hope it is clear to all of you. Thank you everybody.